हम बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट की, और आज हम एक बड़ा क्वेश्चन करने वाले हैं, इसे बोलते हैं कंप्रीहेंसिव इलस्ट्रेशन। तो इससे हमारे सारा टॉपिक कवर हो जाएंगे और ये क्वेश्चन करने के बाद आप अच्छा कैश फ्लो क्वेश्चन कर पाओगे। आपके सामने बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो आपको ईयर जो है वो 16 पहले दे रखा है और जो 15 है बाद में दे रखा है। एग्जाम में ध्यान में रखना है कि ईयर कौन सा दे रखा है। आपको जो लास्ट करंट या लेटेस्ट ईयर है उसमें से आपको लास्ट ईयर की फिगर को माइनस करना होता है, ये ध्यान रखना है। अगर ये कॉलम पहले होता और ये बाद में होता, करते आप तब भी माइनस, ठीक है, और अब भी आप माइनस करोगे, लेकिन जो साइन वो चेंज हो जाता। तो एग्जाम में ध्यान रखना है कि कौन सा साइन कहाँ पर है। ये 15 है, ये 16 है। अगर यहाँ से शेयर कैपिटल 7 लाख है और ये 9 लाख है, दिख रहा है कि 9 से 7 हो गई, ऐसा नहीं है, 7 से 9 हो गई, बढ़ गई, है ना। तो एग्जाम में वो धोखाधड़ी कर देते हैं आपसे, कई बार करंट ईयर को वो पहले दे देते हैं। तो आपको देखना है लास्ट ईयर और करंट ईयर में क्या डिफरेंस है। तो शेयर कैपिटल 7 लाख से 9 लाख हो गई, बढ़ गई। आर एंड एस 1 लाख से 2.5 लाख हो गए। कुछ नहीं होगा तो सीधा ये जाएगा हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग है आपकी 3.5 लाख से बढ़ के 4.5 लाख हो गई। अब हम आते हैं करंट लायबिलिटी पे। आपको याद है क्या करते हैं करंट लायबिलिटी का? करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो हम ऐड कर देते हैं ऑपरेटिंग में, और घटती है तो लेस कर देते हैं ऑपरेटिंग में। तो हमारे पास क्या है देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग है, ये पहले 75 थी, अब हो गई 150, बढ़ गई है तो ऐड करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर जो हेडिंग आएगी वहाँ पे 75 ऐड कर देंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी आपके 1,25,000 से बढ़ के 2 लाख हो गए, ये भी बढ़ गए, इसको भी हम ऐड करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। अब जा रहे हैं एसेट पे, और आपको याद है जो हमारी नॉन करंट एसेट है ये आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती है, पहले है टेंजिबल एसेट यानी कि फिक्स एसेट्स का वो पार्ट जो कि आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। पहले 9,15,000 थी, अब 14,65,000 है। तो कुछ ना कुछ परचेज ज़रूर किया होगा, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा और नेगेटिव आएगा। उसके बाद है इंटेंजिबल एसेट, पहले 1.5 लाख थी, अब 1 लाख है, यानी 50,000 आपने राइट ऑफ कर दी। इसको हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पीएल अकाउंट में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एडजस्ट करेंगे इन्वेस्टिंग में, ये ध्यान रखना, इसको पीएल में एडजस्ट करना है 50,000। फिर है आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म के लिए की है आपने, वो पहले 1 लाख थी, अब 50,000 है, बढ़ गई। ये भी जाएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 50,000 ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि माइनस फिगर है, परचेज की है आपने। तो अब हम चलते हैं करंट असेट्स पे। आपको याद रहे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऑपरेटिंग कैपिटल प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस की हेडिंग आएगी। उसके बाद क्या करेंगे आप, करंट असेट को बढ़ने पर माइनस करेंगे, घटने पर प्लस करेंगे। तो देखते हैं करंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि करंट में आ रही है इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट 70,000 थी, 40 हो गई, कम हो गई, यानी कि कैश आ गया आपके पास, सेल कर दिया आपने तो प्लस हो जाएगी ये। इन्वेंट्रीज 72 थी, अब हो गई 122, 50,000 बढ़ गई, बढ़ने पर माइनस होती है करंट असेट, तो ये माइनस कर देंगे। ये हम नहीं छेड़ेंगे। जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, वो आना चाहिए इनका डिफरेंस, यानी कि 30,000। ए प्लस बी प्लस सी जो आएगा वो 30,000 आना चाहिए, ये हमें दिख रहा है यहाँ से। अब चलते हैं नोट्स टू अकाउंट पे। नोट्स टू अकाउंट में क्या दे रखी है, पहली आइटम रिजर्व एंड सरप्लस, लिखा हुआ है सरप्लस, साफ साफ लिखा सरप्लस, पहले 1 लाख था, अब कितना है, 2.5 लाख है ना। तो क्या हो गया, ये प्रॉफिट ही है, उसका अगर पार्ट नहीं दे रखा तो प्रॉफिट है पूरा, ये तो 1.5 लाख का जो डिफरेंस है ना प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन शुरू यहीं से होगा हमारा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन शुरू यहीं से होगा। ये हम आ गए अब सेकंड पे। सेकंड आइटम क्या है हमारी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसमें क्या है, डिवेंचर है। डिवेंचर पहले 3.5 लाख के थे, अब 4.5 लाख के हो गए। सिंपल सी बात है, इश्यू ऑफ डिवेंचर आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, और 1 लाख रुपये प्लस के होंगे वहाँ पर। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या आ गया, बैंक ओवरड्राफ्ट 75 था, अब कितना हो गया, 1,50,000। इसको हम करंट लायबिलिटी मान सकते हैं, तो इसको हम कोई ज़्यादा चेंज नहीं कर रहे, जो ऊपर था वही रहेगा, बढ़ने पर प्लस कर देंगे, छेड़ नहीं रहे इसको। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये रे प्रपोज डिविडेंड, तो ये आ गया 125 का था पहले, अब 2 लाख का है ना। तो ये क्या करना है, ऐड करना है ऊपर, और नीचे शो करना है फाइनेंसिंग में। टेंजिबल एसेट्स देख लीजिए, मशीनरी 10,55,000 की थी, और अब हो गई 16,75,000 की। सीधी बात है कि आपने खरीदी है 6 लाख की, कम से कम 6,20,000 की मशीनरी खरीदी है आपने, तो परचेज ऑफ मशीनरी आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, माइनस करेंगे इसको। और फिर है डेप्रिसिएशन आपका 1,40,000 था, अब हो गया 2,10,000, यानी कि 70,000 डेप्रिसिएशन जो लगा है इस साल लगा है, तो 70,000 रुपये ये जाएंगे आपके पीएल अकाउंट में, इसको ऐड करेंगे। और हम चाहें तो इसके अंदर मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना सकते हैं, और बनाएंगे भी, उसके नंबर भी मिलेंगे आपको, वो हम बनाएंगे वर्किंग नोट के अंदर।
नोट्स टू अकाउंट में छठा पॉइंट है आपका इंटेंजिबल एसेट, और आप देख रहे हैं 1.5 लाख की गुडविल थी और अब 1 लाख की है। ये मैंने पहले बताई थी आपको, 50,000 रुपये राइट ऑफ किए हैं पीएल अकाउंट में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करेंगे इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। स्टॉक में कोई बता ही चुका हूँ, 72,000 था, 1,22,000 हो गया, 50,000 बढ़ गया तो माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, है ना। तो ये तो क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। अब चलते हैं आगे। ₹1,12,12% डिवेंचर वर इशूड ऑन 31 मार्च को। 1 लाख जो डिवेंचर इशू किए हैं ये आपका आएगा इशू ऑफ डिवेंचर ₹1,00,000, ये किसमें आएगा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। और क्योंकि ये ईयर में एंड में किए हैं आपने, तो इस पर आपको डिवेंचर इंटरेस्ट नहीं देना, इस पर डिवेंचर इंटरेस्ट नहीं देना, इसलिए लिखा हुआ है, आपकी डेट जो लिखी है इसलिए लिखी हुई है। अगर ये डेट पहले की कभी की होती तो आपको उतने महीने का या साल का या 6 महीने का उस पर इंटरेस्ट देना होता। यहाँ पर एट द एंड ईयर इशू किया है, जो ओपनिंग बैलेंस था डिवेंचर का आपका, उस पर इंटरेस्ट देना है, पूरे पे नहीं, इस 1 लाख पे इंटरेस्ट नहीं देना, ये ध्यान करना है। ड्यूरिंग द ईयर पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 80,000, एक मशीनरी 80,000 रुपये की थी, जिसके ऊपर 40,000 का डेप्रिसिएशन लगा हुआ था, वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10,000। ये जो लॉस 10,000 का है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, पीएल अकाउंट में ऐड होगा। डेप्रिसिएशन का कुछ नहीं करेंगे, ऊपर दे रखा है वही लेंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे। ये है आपका सेल कर दी, 80,000 की मशीनरी थी, 40 का डेप्रिसिएशन था, बचे कितने 40,000, लॉस हो गया 10,000 का, यानी कि बेची कितने की आपने 30,000 की। कैसे 80 की मशीनरी, 40 का डेप्रिसिएशन, बचे 40,000, लॉस हुआ 10 का, बचे कितने 30,000। तो आएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल ऑफ मशीनरी पॉजिटिव फिगर 30,000, 30,000। अभी करेंगे आगे, अभी सिर्फ मेरे को बताया है मैंने क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर क्या क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम बनाते हैं वर्किंग नोट, तो बना के देख लेते हैं क्या क्या वर्किंग नोट बन रहा है हमारा। मशीनरी अकाउंट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आपको कल मैंने बताया था आपको पुराने वीडियो में कि इट है ऑल द असेट्स हैव डेबिट बैलेंसेस। तो आपको जो मशीनरी अकाउंट का बैलेंस दे रखा है वो आपको इस साल का लिखना है, कहाँ पर, बैलेंस कैरी डाउन में, ये रहा 16,75,000 जो बताया था मैंने आपको, और जो ओपनिंग बैलेंस था 10,55,000 वो ये रहा। ठीक है, ये दोनों कहाँ से आए, बैलेंस शीट से आए। ये है हमारा 2015 का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं, और ये है क्लोजिंग बैलेंस यानी कि इस साल का 16,75,000 रुपये। फिर क्वेश्चन में लिखा था आपका मशीनरी ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 40,000 वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10,000। ये आ गया जी, एक मशीनरी जो 80,000 रुपये की थी, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन था 40,000 रुपये, ये रहा, उसको 10,000 के लॉस पे बेच दिया। 80,000 की मशीनरी, 40 का डेप्रिसिएशन, बची 40,000, 10 का लग गया लॉस, बचे कितने 30,000। ये आ गया बाई बैंक अकाउंट सेल, क्या आ गया, बाई बैंक अकाउंट सेल। ठीक है, अब कुछ नहीं किया, इन चारों को ऐड कर दिया, किसको, बैंक अकाउंट सेल 30,000, डेप्रिसिएशन 40,000, पीएल अकाउंट 10,000, सब मिला के कितने 80,000। तो ये वाले जो मशीनरी बेची है, और जो हमारा बैलेंस को कितना है अभी भी बेचने के बाद भी बैलेंस कितना है 16,75,000, यानी सब मिला के हमारे पास 17,55,000 रुपये की मशीनरी थी। लेकिन ओपनिंग बैलेंस क्या था 10,55,000, अब कितना था 17,55,000, यानी कि 7 लाख कहाँ गए। ये हमने क्या किया, नई मशीनरी खरीदी, मशीनरी खरीदी तो क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेबिट वाट कम्स इन टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट वाट गोज आउट, ये हो गया टू बैंक अकाउंट, पोस्ट कर दिया 7 लाख रुपये बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो ये 7 लाख रुपये कहाँ जाएंगे आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, परचेज ऑफ मशीनरी। ये 30,000 रुपये कहाँ जाएंगे आपके, इसमें जाएंगे वहाँ पर इन्वेस्टिंग अकाउंट के अंदर, ये सेल ऑफ मशीनरी, ये क्या है परचेज ऑफ मशीनरी। ये फिगर जो होगी ये माइनस में होगी, ये जो होगी प्लस में होगी। ये 10,000 कहाँ जाएंगे ऑपरेटिंग में, 10,000 का लॉस हो गया। अब निकालते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आएगा, मैंने कहा ये वाला नहीं आएगा, पूरी मशीनरी का आएगा, अभी देखते हैं उसको भी। अब हम आ गए अपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट पे, और हमें पता है कि जब डेप्रिसिएशन को हम चार्ज नहीं करते मशीनरी अकाउंट में, तो हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना होता है। इसकी शुरुआत कैसे होती है, वैसे ही ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस से, जैसे मशीनरी अकाउंट की हुई थी, क्योंकि ये एक चार्ज है, ये एक लाइबिलिटी मानी जाती है, तो इसका बैलेंस क्रेडिट होगा। ओपनिंग बैलेंस यानी कि 2015 का कितना था 1,40,000, और 2016 का कितना बैलेंस दे रखा है हमारे को 2,10,000। ये कहाँ से मिलेगा, बैलेंस शीट से था, ये 1,40,000 था ये आपका 15 में, अब कितना है 2,10,000 है। और जो मशीनरी हमने बेची उस पर लगाया हमने 40,000 डेप्रिसिएशन। और आपको याद होगा जब मशीनरी बेचते हैं तो उस मशीनरी पे जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं उसको हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से ट्रांसफ़र करते हैं मशीनरी अकाउंट में, इसीलिए वहाँ पर ये बाई साइड में था और यहाँ पर ये टू साइड में है।
है ना। तो ये है टू मशीनरी अकाउंट डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी शोल्ड। जब भी मशीनरी बेचते हैं तभी हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं मशीनरी अकाउंट में, वरना ये ऐसे ही चलता रहता है, बैलेंस VDCD 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 ये चलता रहता है, और ये साइड में कुछ नहीं आता जब तक मशीनरी हम बेचेंगे नहीं। जब हम मशीनरी बेचेंगे तो इस अमाउंट को, ये 40,000 रुपये को ट्रांसफ़र करेंगे मशीनरी अकाउंट में, इसलिए यहाँ पे लिखा है टू मशीनरी अकाउंट 40,000। 2,10,000 हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, 40,000 हमने ट्रांसफ़र कर दिए, सब मिला के 2,50,000, जबकि ओपनिंग बैलेंस था 1,40,000। इसका मतलब साफ है, हमने इस साल 1,10,000 रुपये का लगाया है डेप्रीशिएशन। सब मिला के हमने इस साल कितना डेप्रीशिएशन लगाया है, 1,10,000 रुपये का। कैसे? ओपनिंग बैलेंस था 1,40, क्लोजिंग था 2,10, डिफरेंस कितना आया 70,000, है ना। और 40 का जो मशीनरी बेच दी उसका तो आना आ रहा है 40, वो हो गए कितने 1,10। वरना ऐसे कर लो, अकाउंट बना लो, VDCD कर दो, और ये मशीनरी अकाउंट का आ जाएगा आपका, जो आपने मशीनरी बेची है उस पर ट्रांसफ़र करते हैं 40,000। अब जो बचा इस साइड में बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट, यानी PL अकाउंट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 1,10,000, ये बैलेंसिंग फिगर है आपकी, ये है आपकी बैलेंसिंग फिगर। अब यह है आपका लास्ट वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मैं आपको बोलता हूँ कि इसको आप डायरेक्ट क्वेश्चन में कर सकते हो, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हमें ऐसा दिखा रखा है तो मैं ऐसा बता रहा हूँ, वरना आप इसको डायरेक्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आप स्टार्टिंग यहाँ से कर सकते हैं। प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट, जो मैंने आपको बताया था कि पहले था 1 लाख, अब हो गया 2.5 लाख, ये हेडिंग थी रिजर्व एंड सरप्लस की, और इसका बाइफर्केशन था ही नहीं, वहाँ सिर्फ एक आइटम लिखी हुई थी सरप्लस, है ना। मतलब क्या है, सीधी बात है कि ये जो डिफरेंस आया इस साल का प्रॉफिट है कितना, 1.5 लाख। फिर लिखा था हमारा क्वेश्चन के अंदर प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर 2016, वो था 2 लाख, है ना। तो जो हमारा प्रपोज डिविडेंड होता है ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, ना कि ऑपरेटिंग में, इसलिए हमें इसको एड बैक करना पड़ा। तो हमने लिखा पहले स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट 1,50,000 एड नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम। उसमें पहली आइटम क्या है आपकी, प्रपोज डिविडेंड, और बाकी आइटम हम देखेंगे सॉल्यूशन में। ये कितना आ गया आपका 3.5 लाख। अब हम चल रहे हैं मेन सॉल्यूशन पे इस फिगर के साथ 3,50,000 के साथ। अब हमने सारे वर्किंग नोट क्लियर कर लिए हैं, तो अब हम सीधा जा रहे हैं मेन स्टेटमेंट पे, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 2016, क्योंकि ये हमारा ईयर 2016 में ही एंड होता है। तो अब हम चलते हैं स्टार्टिंग से, पहली एक्टिविटी नंबर ए बोल लेते हैं इसको, ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये पहली हेडिंग होती है। और स्टार्ट क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जो हमने देखा था 3.5 लाख रुपये। अभी जो हमने वर्किंग नोट देखा था लास्ट वाला, उसमें निकाला था 1.5 लाख रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 2 लाख रुपये प्रपोज डिविडेंड ऐड कर दिया, क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग आइटम है तो ऐड करना ही है। अब चलते हैं आगे, गुडविल रिटर्न ऑफ, मैंने बताया था आपको इंटेंजिबल एसेट 1.5 लाख की थी, अब 1 लाख की रह गई, 50,000 कम हो गई, कुछ नहीं लिखा उसके बारे में तो मान लेना है, उसको हमने राइट ऑफ कर दिया, क्योंकि राइट ऑफ किया है PL अकाउंट से। जब राइट ऑफ किया है तो यहाँ पर ये ऐड होगी, ये हमने यहाँ पर ऐड कर दी। गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, मिससेलेनियस एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ, ऐसा कोई भी वर्ड लिखा हो जहाँ लिखा हो रिटर्न ऑफ, सीधी बात है आपको वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, आपको वापस ऐड करना है, इसको मैंने ऐड कर दिया। प्लस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये कहाँ से आ गया, है ना। मैं बताया था आपको कि इस साल के जो डिवेंचर थे उस पर इंटरेस्ट नहीं देना, लेकिन जो ओल्ड डिवेंचर थे उस पर आपको इंटरेस्ट देना है। एक बार अब हम देखें कैसे आया है डिवेंचर इंटरेस्ट, ये रहा ओपनिंग बैलेंस ऑफ डिवेंचर्स 3,50,000, इस पर लगाया 12%, 3,50,000 का 12%, 10% होता है 35,000, और 12% हो गया आपका 42,000, ठीक है। ये निकालना आपको आना चाहिए, एक जीरो हटा दी तो बच गया 10%, ये है 35,000, और एक जीरो और हटा दी तो ये बच गया 1%, ये कितना हो गया 3500, और ये कितना है 2%, तो हो गया 7,000, है ना। तो 12% कितना हो गया आपका 35,000, और 7,000 42,000, ठीक है जी। तो हम आगे फटाफट से, हमने देख लिया ये 42,000 कैसे आया, 3,50,000 हमारा था ओपनिंग, उसी पे निकाला है हमने 12%, 42,000। डेप्रिसिएशन हमने बनाया था अकाउंट, मशीन अकाउंट बनाया, फिर बनाया हमने कौन सा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। 70,000 रुपये हमारे इस साल का डेप्रिसिएशन, और 40,000 का डेप्रिसिएशन जो मशीनरी बेची थी उनको मिला के 1,10,000 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, चाहो तो आप अकाउंट बना दो, वरना यहाँ पैकेट में लिख दो 70,000 प्लस 40,000 1,10,000, तो भी आपका आंसर ठीक माना जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी बताई मैंने, मशीनरी 80,000 की थी, 40 का डेप्रिसिएशन था, 30,000 में बेच दी, लॉस हो गया 10,000 का। ये भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, इसको भी इसलिए ऐड करना है।
इन सबको ऐड कर दिया हमने, चारों को दिया गया 2,12,000। अब इन दोनों को ऐड कर दिया, किसको, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने ऐड किए, तो आया हमारा 2,12,000। इन दोनों को ऐड किया तो आ गया हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सबसे ज़्यादा मेहनत इसी में करनी पड़ती है, तो मेरा पहला वीडियो जो था ऑपरेटिंग एक्टिविटी के ऊपर, आपको वो देखना चाहिए। इसके लिए कैसे निकालते हैं, यहाँ मैंने थोड़ा फास्ट बता दिया आपको। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 5,62,000। अब क्या करना है, वही जो हमने कल किया था CACL वाला काम। अब यहाँ से हम जो क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे वहाँ हर जगह ये अप्लाई होगा, हर जगह ये अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा, करंट असेट बढ़ने पे इंक्रीज होने पे क्या होगा, करंट असेट डिक्रीज होने पे क्या होगा, करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा। अब ये सी वाला पार्ट भी आप भूल जाएं, है ना, सी वाला पार्ट भी आप भूल जाएं। तो सिंपल सी बात यह है कि असेट बढ़ने पर कैश फ्लो के अंदर अगर एसेट बढ़ती है तो साइन आता है आपका माइनस का, साइन आता है माइनस का, और असेट घटती है डिक्रीज होती है तो साइन आता है प्लस का। असेट का उल्टा होता है लायबिलिटी के साथ, तो असेट बढ़ने पर माइनस हो रही है, तो असेट जब लायबिलिटी जब बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, और लायबिलिटी जब डिक्रीज होगी तो क्या होगा, माइनस। ये है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, आपको बताया था मैंने। तो असेट बढ़ने पर कैश फ्लो के अंदर माइनस होती है, असेट डिक्रीज होने पर कैश फ्लो में प्लस होती है, लायबिलिटी बढ़ने पर इंक्रीज होने पर प्लस होती है, और लायबिलिटी डिक्रीज होने पर माइनस होती है। क्यों होती है, मैंने बताया था कि आपने असेट खरीदी तो आपको कैश देना पड़ेगा, तो कैश कम हो गया इसलिए माइनस कर दिया, असेट बेच दी तो पैसा आएगा तो प्लस कर दिया। इसलिए मैंने कहा परचेज ऑफ असेट करेंगे तो आपको माइनस करना पड़ेगा, असेट बढ़ गई, और जो सेल की है 80,000 वो पॉजिटिव आएगी क्योंकि हमारा पैसा आ गया। अब फिलहाल हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस की, तो मैं यहाँ पे फटाफट से सी लगा देता हूँ। इसमें भी ये होगा। अब हम देखेंगे करंट असेट बढ़ रही है या घट रही है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। असेट बढ़ेगी तो माइनस करेंगे, घटेगी तो प्लस करेंगे, ऐसा ही लायबिलिटी देखेंगे, बढ़ने पर प्लस और डिक्रीज होने पे माइनस। तो हम देख रहे हैं हमारे पास करंट लायबिलिटी में दो आइटम है, पहला है शॉर्ट टर्म बोरिंग, दूसरा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म बोरिंग का मतलब यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, फ़ायदा नहीं है छेड़ने का इसको। शॉर्ट टर्म प्रोविजन हमने देखे थे, ये बात हम कर रहे हैं किसकी, डिविडेंड की। ये है प्रपोज डिविडेंड पूरा का पूरा, इसको भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ये 2 लाख रुपये हमने ऑलरेडी यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, है ना। जब आपका दे रखा होता है आपका ये प्रपोज डिविडेंड, तो इस साल का जो डिविडेंड होता है उसको हम प्लस कर देते हैं अपने ऑपरेटिंग के अंदर, और जो लास्ट ईयर का होता है उसको माइनस करते हैं इसमें फाइनेंसिंग के अंदर। तो ये दोनों एक्टिविटी हमारी यहाँ पर नहीं आएंगी, इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है। करंट असेट में एक आइटम दे रखी है आपको, वो है स्टॉक इन ट्रेड, 72,000 था, इन्वेंट्री लिखा हुआ है, अब हो गया 1,22,000। सही बात है, 50,000 रुपये बढ़ गया आपका, तो ये माइनस करेंगे, ये माइनस कर देंगे, ये सामने आ गया हमारे। अब करंट इन्वेस्टमेंट 70,000 से 40 हो गई, इन्वेंट्रीज बढ़ गई। तो ये जो करंट इन्वेस्टमेंट है इसको मतलब क्या होता है, ये आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इक्वल मानी जाती है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, अगर लिखा हुआ है करंट इन्वेस्टमेंट तो आपको कैश और कैश इक्विवेलेंट में इसको ऐड करना है और इसका कुछ नहीं करना, ठीक है। तो अब जो होगा हमारा जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये डिफरेंस 30,000, ये डिफरेंस 30,000 बराबर ही हो गया, ठीक है। तो फिर से कल की तरह इस क्वेश्चन का नील आना चाहिए हमारा, जो करेंगे ना आंसर सॉल्यूशन निकालेंगे तो नील ही आना चाहिए, बाकी देखते हैं क्या आता है और कुछ होगा तो। फिलहाल जो लग रहा है वही लग रहा है कि सेम आना चाहिए। तो आपकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो आप इसको इसमें ऐड कर सकते हो। अलग से ट्रीट करोगे तो भी दिक्कत नहीं है, आंसर एक ही आएगा, ठीक है, आंसर तब भी आपका उतना ही मैच हो जाएगा। तो अच्छा है कि आप इसको यहाँ पर ट्रीट कर लें। वैसे मैं तो बोलता हूँ अलग करना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में जो कर रखा है वही ले लेते हैं। ये करंट इन्वेस्टमेंट 70,000 पहले थी, अब 40,000 हो गई, मतलब हमने बेच दी। 30,000 हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आने चाहिए, लेकिन कैश फ्लो का पार्ट मान लेंगे तो फिर हमें ये छोड़ना पड़ेगा यहाँ से, है ना। अब चलते हैं आंसर पे। ये देखिए जो आपसे कह रहा था, है ना, ये बता रहा था मैं आपको कि करंट इन्वेस्टमेंट को हम पार्ट में लेते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, तो इसीलिए इनको यहाँ पर ऐड कर दिया है दोनों को, इसको में छेड़ा नहीं है। और आपने देखा हमारा ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस अब एक ही हो गया, और मैंने बता दिया कि आपका जो आएगा ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग सब मिला के वो नील हो गया। तो आपको आंसर पहले से पता है, सारे नंबर तो इसी के हैं, जहाँ मेरा रेड डॉट आ रहा है ये सारे नंबर इसी के तो है, एग्जाम में हम ये तो चेक करते हैं। तो आपको कैसे भी करके ये जो फिगर लिखनी है ये ठीक लिखनी है,
ठीक है। तो आपने देखा कि ओपनिंग भी 1,13,000 है, क्लोजिंग भी 1,13,000 है, तो आपका ऑटोमेटिक ये जो आपका आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये अपने आप जीरो आ जाना चाहिए। इसको बोलते हैं A+B+C, है ना। तो जीरो आ जाना चाहिए, नील आना चाहिए। और किसी कारण से आपका नील नहीं आ रहा तो पहले आप इसको नील लिख के, यहाँ तो नील लिख दो, ये तीनों चीज़ें तो आपको लिखनी है। ये मिलेगा बैलेंस शीट से ओपनिंग वाली, ये मिलेगा बैलेंस शीट से क्लोजिंग वाली, ये मिलेगा आपको इन दोनों का डिफरेंस। तो ये तीनों फिगर तो आपको एग्जाम में ठीक लिख के आनी है। अगर ये तीनों फिगर आपने ठीक लिख दी तो 90% चांस है आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। और भी एग्जामिनर चेक करना कई बार भूल जाते हैं कि ये जीरो आया भी कि ऐसे लिख दिया है इसने। बच्चे स्मार्ट तो नहीं है, उनको क्या पता, कई बार बच्चे स्मार्ट होते हैं, जो मैं सिखा रहा हूँ आपको स्मार्टनेस से तो है ये। तो ये तीनों आपको ठीक लिखने हैं। अब ये जीरो नहीं भी आ रहा तो भी आपको जीरो लिखना है यहाँ पे, और फिर टाइम मिलता है तो आप चेक कर लो गलती कहाँ पर हो रही है। मान लो 10,000 का अंतर आ रहा है तो आपको दिमाग में आ जाएगा 10,000 की फिगर ये वाली है, शायद ये गलत डाल दी मैंने, इसको यहाँ की जगह वहाँ डाल दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये आप कर सकते हैं उसमें। फटाफट में क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये नील आएगा, ये पक्का है, श्योर हो गया है। तो इसीलिए आपका सिर्फ एक आइटम आया, ठीक है। इसके अंदर कैश फ्लो में जो हमने देखा एडजस्टमेंट जो की हमने, इसके बाद सिर्फ एक किया चेंज इन इन्वेंट्री वाली। इन्वेंट्री कम हो गई हमारी 1.5 लाख, 1.5 लाख हो गई है अब, तो उसका एडजस्टमेंट हमने करना है। दिखाता हूँ आपको। तो आपकी इन्वेंट्री 50,000 बढ़ गई थी, 1.5 लाख हो गई थी 1 लाख से बढ़ के। तो ये डिफरेंस 50,000 का था, सॉरी 72,000 से 1,22,000 हो गई थी। तो 50,000 बढ़ गई थी आपकी, तो बढ़ने पर माइनस कर दिया। तो कैश एंड कैश फ्लो फ्रॉम द बिगिनिंग था आपका 5,62,000। और आपने देखा करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, वो सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, उन्हें छोड़ दिया। करंट असेट में करंट इन्वेंट्री थी, सॉरी इन्वेस्टमेंट थी, वो हमने हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, उसको भी यहाँ पर नहीं लिया। सिर्फ बची इन्वेंट्री जो 72,000 से 1,22,000 हो गई। तो मैंने बताया करंट असेट बढ़ने पे माइनस करते हैं, 50,000 माइनस किए, आपको मिल गया 5,12,000 कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब हम जा रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सब हम पहले कर चुके हैं। मैंने आपको बताया मशीनरी बेच दी, प्लस होगा 30,000 की मशीनरी बेची, 80 की मशीनरी थी, 40 का डेप्रिसिएशन था, 10 का लॉस था, 30,000 की बेच दी। हमने बनाया था वर्किंग नोट, है ना। और हमने देखा था कि मशीनरी खरीदी गई है कितने की, 7 लाख रुपए की। परचेज ऑफ मशीनरी खरीदी है तो माइनस करेंगे, तो माइनस कर दिया। उसके बाद मैंने कहा था कि जो इन्वेस्टमेंट है आपकी नॉन करंट, वो आपने बेच दी है, ठीक है। कितने की थी वो, 50,000 की हमने सेल कर दी। डिफरेंस निकाला था हमने, कितना आया था हमारा 50,000। जब क्वेश्चन शुरू हुआ था बताया था कि करंट इन्वेस्टमेंट अगर हम बेच देंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो ये जाएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। 50,000 की हमने बेच दी, तो बेचने पर माइनस कर दिया, सॉरी खरीद ली तो खरीदने प्लस कर दिया। इसको देख लेते हैं एक बार कहाँ से आया, ये देख लेते हैं एक बार फिर भी। ये देखिए सामने आ गया आपके नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, देखो ये रहा, पहले 1 लाख थी, अब 50,000 है, खरीद लिए हमने 50,000, खरीदने पर माइनस, और भी पैसा चला गया आपका, तो माइनस किया वहाँ पर, ये आ गया वापस हम, ठीक है जी। तो आपको क्लियर हो गया। मशीनरी बेची थी 30,000 की, प्लस हुआ मशीनरी खरीदी 7 लाख की, बनाया वर्किंग नोट 7 लाख, माइनस हुआ इन्वेस्टमेंट खरीदी 50,000 की, तो माइनस हुआ। इन सबको एडलेस किया तो आपका आया कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। दिख ही रहा है कि नेगेटिव ज़्यादा है पॉजिटिव कम है, तो 7,20,000 रुपये आपका ये आ गया, कौन सा वाला, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। अब हम जा रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि हमारी जो कैपिटल थी, शेयर कैपिटल बढ़ गई थी वो 2 लाख से, तो ये रहा प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, आपने शेयर कैपिटल इशू कर दी, ठीक है। कितने की इशू कर दी आपने, 2 लाख की, तो पैसे आए तो प्लस कर दिया। फिर हमने देखा था कि बैंक ओवरड्राफ्ट 75,000 था, अब हो गया 1,50,000, मतलब पैसे फिर से आ गए। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 1,50,000 माइनस 75,000 कितना आ गया, 75,000। और ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमने निकाला था ऊपर, याद होगा आपको, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको हमने ऐड किया था। 3.5 लाख के डिबेंचर थे, 12% ब्याज था, तो ये आया था 42,000 रुपये, ये हमने ऊपर ऐड किया था। तो मैंने कहा जो ऊपर ऑपरेटिंग में ऐड होगा वो नीचे माइनस होगा, तो ये हमने माइनस कर दिया 42,000। और वर्किंग नोट में दे रखा था आपको, सॉरी उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, कि आपने 1 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए 31 मार्च 2016 को, तो आपने लिखा प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर, पैसा आ गया, कितने का इशू किया आपने, 1 लाख, तो 1 लाख रुपये फिगर ये वाली लास्ट वाली जो है ये आपकी आ गई, पॉजिटिव फिगर आएगी क्योंकि आपने ये इशू किया है। अब हम आ गए लास्ट एंट्री पे। लास्ट क्या है आपका, मैंने बताया था कि जो डिविडेंड है हमारा करंट ईयर का जो डिविडेंड है वो हमने ऊपर 2 लाख रुपए ऐड किया था, और बताया था कि जो लास्ट ईयर का 1,25,000 रुपये है वो हम मान लेंगे हमने पेड कर दिया। जब पेड किया, पेड वर्ड यूज़ करेंगे तो माइनस होता है कैश फ्लो में, रिसीव वर्ड यूज़ करते हैं तो प्लस होता है। तो डिविडेंड पेड है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, कितना 1,25,000, ये माइनस किया। अब इन चारों पाँचों आइटम को हमने एडलेस कर दिया। फाइनेंसिंग वाले कौन से वाले, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, उसके बाद पेमेंट ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट, उसके बाद इश्यू ऑफ डिवेंचर, और ये प्रपोज डिविडेंड, है ना, और बैंक ओवरड्राफ्ट,
सारे ऐड किए तो फिगर आई 2,08,000 पॉजिटिव। क्या आई? 2,08,000 पॉजिटिव। अब आपने ए और बी और सी इन तीनों को ऐड लेस किया तो आपका नील आ गया। ए का मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बी का मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सी का मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो हम देखेंगे कितना कितना अमाउंट आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। तो आ रहा है, तो हमने ऐड किया, वो आया नील। ठीक है, ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश इक्विवेलेंट 70,000 रुपये थे, इन्वेस्टमेंट थी करंट सॉरी कैश इन्वेस्टमेंट कैश इक्विवेलेंट थे आपके 43,000 के और इन्वेस्टमेंट थी आपकी 70,000 की। इनको ऐड करके 1,13,000। जब क्लोजिंग हुआ, ईयर क्लोज हुआ, तो 73,000 था आपका कैश इक्विवेलेंट, 40,000 था आपकी इन्वेस्टमेंट। इनको ऐड किया 1,13,000, नो चेंज। कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर 0 प्लस ओपनिंग बैलेंस 1,13,000 इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस 1,13,000। ये बैलेंस शीट से मैच हो गया। अब हम लास्ट में देख लेते हैं, ABC ऐड करके जो आ रहा है 0 ही आएगा, फिर भी देख लेते हैं उसको। देख लेते हैं, ये रहा हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 5,12,000, कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 7,20,000, और हमने अभी देखा था फाइनेंसिंग में कितना आ रहा था हमारा 2,08,000 आ रहा था, मुझे याद आ गया 2,08,000, 2,08,000। तो आप 2,08,000 को ऐड करेंगे, ये सी है हमारा, सी है 2,08,000, ए है 5,12,000, दोनों पॉजिटिव हैं, 5 और 2 7 लाख, 12 और 8 20, 7,20,000, और जो बी है हमारा नेगेटिव है 7,20,000। तीनों को एडलेस करेंगे तो जीरो आ गया, जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है, तो जीरो ही आएगा इसका आंसर, और क्वेश्चन यहीं खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।